मित्रों, कुछ रोज पहले एक बड़े पॉपुलर इंडियन चैनल के ऊपर आर.के. शर्मा साहब का ये एक इंटरव्यू शाया हुआ कि एक्स रॉ ऑफिसर आर.के. शर्मा एक्सप्लेन्स हाउ CIA एंड ISI आर प्लानिंग अटैक्स इन इंडिया वाया बांग्लादेश। अब आर.के. शर्मा कौन है? इसके लिए अगर आप इसी वीडियो की ये नीचे डिस्क्रिप्शन देखें तो उसमें वो कहते हैं कि आर.के. शर्मा इज अ फॉर्मर ऑफिसर ऑफ रिनाउंड इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इंडिया, that is research and analysis wing. He has served the India in Afghanistan, Egypt, Syria, Lebanon, Bangladesh, etc. to name a few. अब इस इंटरव्यू के अंदर इन्होंने जो बहुत सारी बातें की हैं उससे मैं एग्री भी करता हूँ, ठीक बातें की हैं उन्होंने, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी बातें की हैं जिन पर बात करना ज़रूरी है। पहले तो उनसे ये पूछा गया कि महाराज ये जो इंडिया के इर्द गिर्द में एक अजब सी हवा चल पड़ी है कि हर मुल्क एंटी इंडिया बनता जा रहा है एक के बाद एक। यानी हमने देखा कि पहले पाकिस्तान तो एंटी इंडिया था ही, लेकिन वहाँ अफ़गानिस्तान के अंदर रिजीम चेंज हो गई। फिर हमने देखा कि कैपी ओली आ गया नेपाल के अंदर। फिर हमने देखा कि वहाँ मालदीव्स के अंदर मोइज़्ज़ू आ गया। मोइज़्ज़ू की जो इलेक्शन की कैंपेन थी वो थी ही इंडिया आउट नारे के ऊपर। फिर हमने देखा कि म्यांमार के अंदर मिलिट्री जनता आ गई और इंडिया फ्रेंडली जो आंग सान सूकी साहिबा थी वो चली गई। उधर से भूटान अपनी लाइन फिक्स करने में लगा हुआ है चाइना के साथ। और ऐसे में बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा तारीखी वाकया हुआ है कि बांग्लादेश के अंदर भी रिजीम चेंज हुई है। तो ये क्या हो रहा है? एक के बाद एक इंडिया के सारे नेबर्स क्यों एंटी इंडिया बनते चले जा रहे हैं? अब इस पे उन्होंने बात करते हुए कहा कि देखें, ये जो वेस्ट वाले हैं इनकी जो मेंटलिटी है वो चेंज नहीं हुई। इतने अरसे से लेकर उनकी मेंटलिटी चेंज नहीं हुई। वो अब भी इंडिया को एक कहते हैं ना माले गनीमत जैसे होता है उस तरह से देख रहे होते हैं कि बस यहाँ से हमने पैसा कमाना है और यहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस हमने क्रिएट करना है। तो कहते हैं आज भी इंडिया को उसी नज़र से देखा जाता है। और इंडिया ये जो आज़ाद डिसीशंस ले रहा होता है, पिछले दिनों हमने रशिया से ऑयल लिया तो उसको भी एक बुरी नज़र से देखा जा रहा है वेस्ट के अंदर। तो वेस्ट वाले असल में मुत्तहद हुए हैं और उन्होंने हमें यहाँ पर टाइट करने के लिए वो हमारी इनसर्कलिंग एक तरह से कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि बाकी सारी तो चलें, ये जो रिजीम चेंजेस हुई हैं या जहाँ पर भी एंटी इंडिया गवर्नमेंट्स आई हैं वो तो चलें ठीक है, लेकिन ये जो बांग्लादेश के अंदर हुआ है दिस इज़ वेरी सीरियस। इसकी वजह वो ये बताते हैं कि आपका पूरा नॉर्थ ईस्ट, आपका बिहार, उड़ीसा, ये सारी चीज़ें जो वेस्ट बंगाल, ये सारी स्टेट्स ये डिपेंड करती हैं बांग्लादेश के ऊपर। तो वहाँ पर जो सूरत हाल तब्दील हुई है, यानी पहले वो प्रो इंडिया हुआ करता था, इंडिया फ्रेंडली सेंटीमेंट्स थे, तो वहाँ से तब्दील होकर एंटी इंडिया होना, फिर शेख हसीना का वहाँ से भाग कर जाना, ये बहुत बड़ा सेटबैक है और इस पर यकीनी तौर पर वो कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से जहाँ पर उन्होंने बहुत सारी बातें ठीक की हैं वहाँ पर बहुत सारी बातें उन्होंने ठीक नहीं भी की, गलत तरीके से इंटरप्रेट करें। देखें, किसी भी चीज़ को देखने का ना एक नज़रिया होता है, एक नज़रिया होता है, हर एक उसको अपनी नज़र से देख रहा होता है। इवेंट सेम होता है लेकिन लोगों की जानिब से उनको देखने का जो नज़रिया है, परसेप्शन है, वो डिफरेंट होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई किताब देखें, मैं इस पर पढ़ा हुआ हूँ किताब, आप देखें अगर उसको ऊपर से तो उसका शेप आपको डिफरेंट नज़र आएगा, यानी कि लाइक 6-8 इंच का आपको उसकी लंबाई अगर नज़र आएगी। लेकिन वही किताब अगर आप दूसरे एंगल से देखें तो वो कोई 2-3 इंच का आपको उसकी मोटाई नज़र आ रही होगी, दूसरे एंगल से आपको उसकी शक्ल चेंज होती हुई नज़र आएगी। इसी तरह से इसको खोल के देखें तो उसकी शेप बिल्कुल तब्दील हो जाती है तो वो किताब ही, लेकिन अगर आप उसको अलग जावियों से देखेंगे, अलग एंगल से देखेंगे तो उसकी शेप अलग होगी असल में। इसी तरह से जियो पॉलिटिक्स के अंदर भी इवेंट्स सेम होते हैं लेकिन ये डिपेंड करता है कि कौन सा एनालिस्ट उसको किस नज़र से देख रहा होता है। अब ये इस सारे डेवलपमेंट को वेस्टर्न एनक लगा के देख रहे हैं कि वेस्ट वालों ने चूंकि ये किया है लिहाजा हमें वो चारों तरफ से टाइट कर रहे हैं और वो कोशिश करेंगे हमारे कई सारे टुकड़े करने की, फिर उन टुकड़ों को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करने की वो कोशिश कर रहे होंगे अपने शत्रुओं के अगेंस्ट, अपने विरोधियों के अगेंस्ट। और उसकी इब्तिदा वो कहते हैं कि हो चुकी है। बांग्लादेश के अंदर ये जो वहाँ पर धड़म तख्ता हुआ है ये इब्तिदा हुई है असल में इंडिया के डिसमेंटल होने की, अगर इसको ठीक तरीके से मैनेज ना किया गया। अब ये जो चीज़ें हैं आर.के. शर्मा ने सिर्फ नहीं कही, बहुत सारे और भी इंडिया के एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो कि मानते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल, अच्छा सुब्रमण्यम स्वामी ने भी पिछले दिनों अगर आपको याद होगा उनका ट्वीट मैंने आपको दिखाया था, उसके अंदर उन्होंने यही बातें की थी कि
मोदी की जो पॉलिसीज़ हैं वो कुछ इस तरह की हैं कि अगले कुछ अरसे के अंदर इंडिया के सारे जो नेबर्स हैं वो मिल के हमारी डिसइंटीग्रेशन के लिए काम कर रहे होंगे। कुछ ऐसा उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की थी। तो बहुत सारे इंडिया के एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि वो जो प्रोसेस है इंडिया के खंड खंड होने का शायद वो नज़दीक पहुंच चुका है। इसमें जो आर के शर्मा साहब ने बात की है इसमें वेस्टर्न एलिमेंट तो है ही, लेकिन जिस चीज़ को वो मिस कर रहे हैं मैं ज़रा उस पर बात करना चाहूँगा। देखें, यहाँ पर इंडिया को सोचना चाहिए कि आखिर पिछले 8-10 सालों के अंदर ऐसा क्या हुआ है कि इंडिया जो कि इन सारी घटनाओं से बहुत दूर था, मतलब यहाँ अगर आप देखें रीजन के अंदर, मैं अक्सर सार्क का एग्जाम्पल देता हूँ, वो बड़ा टर्निंग पॉइंट था। देखें वहाँ पर क्या हुआ था, पाकिस्तान में जब सार्क हुआ इंडिया ने कहा हम नहीं जाएंगे सार्क के अंदर, तो सारा का सारा जो सार्क था बायकॉट कर दिया उन्होंने, नहीं गए पाकिस्तान के अंदर। इसका मतलब है कि मोदी जब आया था तो कोई एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स नहीं थे, इंडिया फ्रेंडली नेबरहुड था, इंडिया का बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे, इंडिया के नेबर में सारे मुल्क जो है बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है? बाहर देखने से पहले मेरा ये नुक्ता नज़र है कि आप बाउंड्रीज से बाहर देखने से पहले अंदर देखिए। पहले अंदर देखने की ज़रूरत होती है कि हमारे अंदर ऐसा क्या हो। अंदर एक बहुत बड़ी शिफ्ट आई है इंडिया के, और उस शिफ्ट का मैं समझता हूं कि असर इंडिया के नेबरहुड में पड़ा है। इस एंगल को अगर आर के शर्मा थोड़ा सा डिस्कस करते तो बेहतर होता। अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आई है, सेक्युलरिज्म से इंडिया एक्सट्रीमिज्म की तरफ गया है, हिंदुत्व की तरफ गया है। ये अंदरूनी तब्दीली है। पहले इंडिया का जो इमेज था वो ऐसा नहीं था रीजन के अंदर जो कि अब है। इमेज तब्दील हुआ है, इमेज की तब्दीली की वजह से एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स बढ़े हैं, और ये इमेज किसी और ने तब्दील नहीं किया, इंडिया ने खुद ही तब्दील किया है। ये बात भी हमें सोचनी पड़ेगी, इंडिया ने खुद ही अपना इमेज तब्दील किया है। पहले इंडिया का सॉफ्ट पावर बोलता था, कौन सा सॉफ्ट पावर था इंडिया का? सेक्युलरिज्म। इंडिया की सेक्युलर परसेप्शन थी, इंडिया की फिल्मों में दिखाया जाता था कि हिंदू मुस्लिम साथ साथ रहते हैं इंडिया के अंदर, और बड़ी रिलीजियस हार्मनी है, और इंडिया के अंदर सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद ऐसी जमातें पावर में आई हैं जिनका नज़रिया कुछ डिफरेंट था, यानी वो सेक्युलरिज्म से तो दूर दूर तक उनका वास्ता नहीं था। हालांकि सेक्युलरिज्म चाहिए इंडिया को। अगर आप इंडियन सोसाइटी देखें तो डिवाइडेड सोसाइटी है, बहुत सारे रिलीजन्स हैं इसके अंदर, बहुत सारे कल्चर्स हैं। इन सारे कल्चर्स को आप हिंदुत्व के पेंट में नहीं रंग सकते, एक ही भगवा कलर के साथ इनको पेंट नहीं कर सकते, वो अननेचुरल है। लेकिन इंडिया के अंदर जो रिजीम आई है उन्होंने यही अननेचुरल तरीका अडॉप्ट किया है। अपने मुल्क के अंदर भी जो सियासत करते रहे हैं, हिंदुत्व की सियासत, मॉब लिंचिंग, एंटी मुस्लिम स्टेटमेंट्स। अब इंडिया के नेबरहुड में आप देखें कितने मुस्लिम ममालिक नजर आते हैं, मतलब 3 तो सॉलिड मुस्लिम नेबर्स है ना, बांग्लादेश, पाकिस्तान और मालदीव्स। तो अगर आपके मुल्क के अंदर प्रधानमंत्री खड़े होकर एंटी मुस्लिम स्टेटमेंट्स देगा, आपके चीफ मिनिस्टर्स योगी जैसे खड़े होकर एंटी मुस्लिम स्टेटमेंट्स देंगे सोशल मीडिया के दौर में, कि जहां पर एक चीज़ दुनिया भर में वायरल हो जाती है, तो आपका क्या ख्याल है कि इंडिया के नेबरहुड में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बढ़ने थे या कम होने थे? ये आजकल में चीज़ें नहीं हुई। वहाँ पर जो एंटी इंडिया माहौल बना है ग्रेजुअली बना है, ओवर द ईयर्स बना है, मोदी की सियासत और हिंदुत्व की सियासत की वजह से बना है, पहला फैक्टर। और दूसरा फैक्टर ये कि मेरे ख्याल से ये जो हिंदुत्व की रिजीम है इन्होंने बदले हुए हालात को देखते हुए अपनी पॉलिसीज तब्दील नहीं की हैं। वहाँ पर जब ग्रेटर ऑटोनॉमी की बातें नेपाल के अंदर, वहाँ पर मुस्लिम फैक्टर नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक नेशनलिज्म बढ़ा है, नेपाली नेशनलिज्म वहाँ पर आपको रिसेंटली बढ़ता हुआ नज़र आया है। तो वहाँ पर जब नेशनलिज्म की वेव बढ़ रही थी, नेपाली नेशनलिज्म की, तो आप इधर से ब्लॉकेट कर रहे थे कि हमारी मर्जी का कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। और इसी तरह से जो पुराने इश्यूज चलते चले आ रहे हैं, बाउंड्री डिस्प्यूट्स और ये, तो उनको भी आपने रिजॉल्व नहीं किया। सिमिलरली जो चाइना के साथ आपका प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, वहाँ पर भी इंटरनल फैक्टर है। कश्मीर को लेकर वो जो 370 हटा दिया गया, इलेक्शन का मुद्दा था ना, आपको एक्स्ट्रा टेरिटरी तो नहीं मिली ना, इस सारे काम की वजह से नहीं मिला, कुछ एक्स्ट्रा इलाका नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ मोदी ने अपनी स्ट्रॉन्ग इमेज दिखानी थी कि देखो मैं कितना पावरफुल हूँ, और मैं जो हूँ कश्मीर का मसला मैं सॉल्व करूँगा, और सोल्यूशन यही है कि सारा का सारा मैं ले लूँगा, 370 भी हटा दूंगा। अब इसके चलते वो लद्दाख भी रगड़े में आ गया जिस पे चाइना का क्लेम था। तो आपके और चाइनीज़ के मसले अंदरूनी मामलात की वजह से ख़राब हुए हैं, आपके अंदर कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से मसाइल आपके बॉर्डर्स पर ख़राब हुए हैं। तो बांग्लादेश, मालदीव्स, पाकिस्तान के साथ आपके टाइज में एंटी मुस्लिम एलिमेंट है, नेपाल के साथ आपके टाइज में उनके ऊपर अपनी जो पॉलिसीज़ हैं वो थोपना, ज़बरदस्ती थोपना, उनके नेशनलिस्टों के ऊपर ख़ास तौर पर,
ओली जैसे जो नेशनलिस्ट हैं, ये वाला फैक्टर आ गया। एज फार एज भूटान इज कंसर्न, तो वहां पर भी आपने जो एक प्रोटेक्शन की जिम्मेवारी लेकर रखी थी उनके लिए कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, काफ़ी डेकेड से लेकर आपने 1940s से लेकर उनसे ये मुआहदात किए हुए थे कि आपकी प्रोटेक्शन हमारी जिम्मेवारी होगी। लेकिन मोदी के दौर में आप फैल गए, डोकलाम में चाइनीज घुस के आए थे, मोदी को चाहिए था कि स्ट्रांग रिएक्शन देता वहां पर डोकलाम में, लेकिन उन्होंने नहीं दिया था, उन्होंने फोर्सेस अपनी वापस भिजवा दी। एज अ रिजल्ट आपके ऊपर जो भूटानियों का कॉन्फिडेंस था आपके सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर वो शेक हो गया और उन्होंने डायरेक्ट डायलॉग्स जो है वो शुरू कर दिए चाइना के साथ। उसके बाद ये डोकलाम के बाद शुरू हुआ है ना। तो मेरे ख्याल से ये जो बाहर के फैक्टर्स गिनवा रहे हैं सारे के सारे कि जी देखो डोनाल्ड लू ने ये कर दिया, अमेरिका ने ये कर दिया, वेस्ट हमें शुरू से ही माले गनीमत के तौर पर देखता है। आई थिंक इन तमाम फैक्टर्स को देखने से पहले अंदरूनी फैक्टर्स को डिस्कस करना बड़ा जरूरी है कि अंदर इंडिया के इन 10 सालों में ऐसी कौन कौन सी तब्दीलियां बीजेपी और आरएसएस की वजह से आई हैं जिन्होंने इंडिया के लिए एक्सटर्नल फ्रंट्स पर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हुए हैं।